नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। बीते 3 साल से कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट ने तेल उत्पादक देशों के होश उड़ा दिए। इनमें से कई देश ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था ही तेल के इर्द गिर्द घूमती है और आयात करने वाले मुल्कों की अर्थव्यवस्था में भी तेल की बड़ी भूमिका है। ऐसे में तेल की कीमत में जरा सा उतार चढ़ाव का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का समीकरण बदल देता है। तेल की कीमत कम हुई तो उत्पादक परेशान हो गए। तेल उत्पादकों के सबसे बड़े संगठन ओपेक ने बैठक में तय किया कि आने वाले कुछ महीनों तक तेल का उत्पादन कम किया जाए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ओपेक के बाहर भी कई ऐसे देश हैं जो तेल उत्पादन में बड़े खिलाड़ी बन गए हैं। ऐसे में बिना उन्हें साथ लाए ओपेक इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता था। लिहाजा बैठक में 11 गैर ओपेक देशों को भी बुलाया गया। अगले 9 महीनों तक उत्पादन में रोजाना 18 लाख बैरल की कटौती का लक्ष्य रखा गया है। विशेष में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और बताएंगे क्यों ऐसा कदम उठाना पड़ा और ओपेक की आज के दौर में क्या अहमियत है। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। ऑस्ट्रिया के वियना में ओपेक देशों की 172वीं मंत्री स्तरीय बैठक हुई। इसके बाद 11 गैर ओपेक देशों के साथ भी ओपेक देशों ने मिलकर यह तय किया कि आने वाले दिनों में तेल उत्पादन पर इस तरह का रुख अपनाया जाए। असल में तेल की गिरती कीमतों से परेशान इन मुल्कों की कोशिश है कि उत्पादन में कटौती कर कीमत को बढ़ाया जाए। कच्चे तेल की घटती कीमत पर लगाम कसने के लिए तेल उत्पादक देशों ने बड़ा फैसला किया। ओपेक देश और रूस ने यह तय किया कि अगले 9 महीनों तक वो तेल का उत्पादन नहीं करेंगे, यानी मार्च 2018 तक इन देशों में तेल की कीमतों को दुरुस्त करने के लिए नया उत्पादन नहीं होगा। 1 जुलाई 2017 से कटौती पर ये देश काम करना शुरू करेंगे। बीते 3 साल से तेल उत्पादक देश कच्चे तेल की गिरती कीमतों से परेशान हैं। दूसरे ओपेक और गैर ओपेक देशों की मंत्री स्तरीय बैठक में ओपेक सम्मेलन के अध्यक्ष और सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री खालिद अल फलीह ने तेल के उत्पादन पर रोकने की जरूरत पर जोर दिया। All indications are solid that a 9-month extension is the optimum and should bring us within the 5-year average by end of the year, and we wanted to extend it to avoid a stock build in the first quarter of 2018. But we believe that we will be at target before year end. ओपेक देशों को उम्मीद है कि इस कटौती का फायदा आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। असल में 2014 के बाद से तेल की कीमतों में आई गिरावट ने तेल उत्पादक देशों की नींद उड़ा दी है। इसी के चलते महज दूसरी बार गैर ओपेक देशों को भी मंत्री स्तरीय बैठक में बुलाया गया। The conformity level from member countries is exceptionally high. In fact, we've reached 102% overall conformity, so even exceeding our collective commitment. Indications are that May will even be better than April. रूस समेत 11 गैर ओपेक देश भी इस पर सहमत हुए हैं। इससे पहले तेल उत्पादन में ओपेक की तरफ से की गई कटौती मददगार साबित हुई थी। काफी समय बाद इस साल तेल की कीमत $50 प्रति बैरल के पार गई। ताजा पहल से और ज्यादा राहत की उम्मीद की जा रही है। उत्पादकों को लगता है कि इससे तेल उद्योग में स्थिरता बहाल होगी। What we are doing is good for producers across the globe, whether countries or companies. It's good for the industry. It will bring stability, investment back into the industry. And we're also equally convinced that it is good for consumers and the global market. दुनिया में तेल के सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस ने कहा कि इस वक्त बाजार में स्थिरता बहाल करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। दूसरे ओपेक और गैर ओपेक मंत्री स्तरीय बैठक की संयुक्त अध्यक्षता कर रहे रूस ने इस कदम की सराहना की।
обеспечить приток инвестиций в отрасль, сделать более прогнозируемое будущее для развития нефтяной отрасли. Это те ключевые цели, которые мы ставим перед собой. Безусловно, мы все имеем положительный эффект, как страны-производители, так и страны-потребители. इससे पहले ओपेक और गैर ओपेक मंत्री स्तरीय बैठक में यह तय हुआ था कि 2017 में तेल उत्पादन पर फिर से विचार किया जाएगा। लिहाजा इस बैठक में तेल बाजार में ताजा हालात, पिछली बैठक के बाद से बाजार में आए बदलाव और आने वाले दिनों में हालात पर काबू पाने के लिए उठाए जाने वाले जरूरी कदम पर बातचीत की गई। पिछले साल जब दुनिया में तेल के दो सबसे बड़े उत्पादक रूस और सऊदी अरब ने उत्पादन में कटौती की थी, तो वेनेजुएला और नाइजीरिया पर दबाव बढ़ गया था। लेकिन इस बैठक में ईरान, इराक और वेनेजुएला ने भी उत्पादन में कटौती पर सहमति जताई। Iran, if we continue, and it seems we decide about to continue and to extend the previous agreement, we keep the level of production that we have. Now we need to track several other topics. I mean, what prices favors the increased production. If we go increase production and the demand is not there, we will get back to the same situation that we had a year ago. So we don't want that. As we want to rebalance, to stabilize the market. نحن متفقون مع المملكة وفي توجهات المملكة وفي توجهات معالي السيد الوزير في استمرار خفض الإنتاج الذي اتفقنا عليه العام الماضي في منظمة أوبك لفترة 6 أشهر إلى 9 أشهر. अमेरिका इस बैठक में शामिल नहीं हुआ। वो उत्पादन में कटौती के पक्ष में फिलहाल नहीं दिख रहा। जब रूस और ओपेक देशों ने बीते साल कटौती का ऐलान किया था, तो अमेरिका ने शेल गैस का उत्पादन बढ़ा दिया था। बैठक में शेल गैस के बढ़ते उत्पादन पर भी चर्चा हुई। ओपेक देशों का दावा है कि इससे बाजार पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। Shale is an important variable, but we don't believe it's going to significantly derail or affect what we're doing. The market is big enough to absorb the expected increased production in shale 2017. बैठक में हुए फैसलों के मुताबिक सभी देश 2017 के पहली छमाही में रोजाना 18 लाख बैरल की कटौती करेंगे, यानी औसत उत्पादन से 18 लाख बैरल कम उत्पादन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। क्रूड कीमतों के लिए 25 मई को हुई इस बैठक पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई थी। हालांकि ये पहले ही तय माना जा रहा था कि ओपेक देश बैठक में प्रोडक्शन कट की समय सीमा बढ़ा सकते हैं। रूस और सऊदी अरब ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो तेल प्रोडक्शन में कटौती की समय मार्च 2018 तक बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। वहीं इराक ने भी तेल प्रोडक्शन की समय सीमा घटाने की बात पहले ही कह दी थी। वियना में 25 मई को हुई ओपेक की बैठक में पिछले 6 महीनों में उत्पादन में कटौती के प्रभाव का आकलन करना था। बैठक में कम से कम 9 और महीनों तक संभावित विस्तार पर बातचीत करना भी एजेंडे में था। दिसंबर 2016 में हुई पिछली बैठक में तेल की वैश्विक कीमत बढ़ाने के लिए प्रतिदिन 18 लाख बैरल के तेल उत्पादन में कटौती करने का फैसला लिया गया था। हालांकि कटौती को 9 महीने तक जारी रखने के फैसले का असर बाजार पर भी साफ दिखा। ओपेक के फैसले से ब्रेंट क्रूड 1.3% गिरकर $53 प्रति बैरल पर आ गया। तकरीबन 3 साल पहले अचानक तेल के प्राइस गिरना शुरू हो गए और वो तकरीबन $30 के नीचे भी आ गए। कहाँ वो $110 के थे पर बैरल, वो अब $30 तक पहुंच गए। तो जाहिर है कि जो तेल प्रोड्यूस करते हैं वहाँ परेशानी हुई है, उनकी इनकम बिल्कुल गिर चुकी है वगैरह। तो पिछले नवंबर में ओपेक के मिनिस्टर ने कोशिश की कि हम अपना प्रोडक्शन कम करें ताकि प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाए। ग्लोबल डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो अगर हम प्रोडक्शन कम करेंगे तो उससे प्राइस जाहिर है कि बढ़ना शुरू हो जाएगा। नवंबर 2016 में भी ओपेक सदस्य प्रतिदिन 12 लाख बैरल की कटौती पर सहमत हुए थे। ये पिछले 8 साल में लिया गया इस तरह का पहला ऐसा निर्णय था।
ईरान और इराक सऊदी अरब से उत्पादन को कम करने के लिए दबाव का सामना पहले से ही कर रहे थे, जिससे ओपेक के लिए किसी नतीजे तक पहुंचना खासा मुश्किल हो गया था। इसमें जो उन्होंने न कि ओपेक कंट्रीज बैठे, बाद में वो नॉन ओपेक कंट्रीज के साथ भी जो प्रोड्यूस करती हैं तेल, उनके साथ भी उनकी बैठक हुई, उनको भी साथ लेके चलने की कोशिश उन्होंने की, क्योंकि काफ़ी तेल जो है रशिया, मैक्सिको जैसी कंट्री से हम भी इंपोर्ट करते हैं। तो उनको लगता है कि इन सब के साथ बैठ के बात की जाए ताकि ओवरऑल कट में वो सब एग्री हों। तो बैठक में उनका तो यही था कि हमारा तेल के दाम और ज़्यादा ना गिरें बल्कि थोड़े बढ़ें। तो चाहत तो उनकी ये रही होगी, लेकिन एट द सेम टाइम उनको भी पता है कि अगर तेल के दाम बहुत बढ़ेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, शेल ऑयल प्रोडक्शन वगैरह बढ़ जाएगा, दूसरा कंपटीशन जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो आ जाएंगी, तो वो इसको स्टेबल रखना चाहते हैं। आखिरकार दिसंबर 2016 में इस कटौती की घोषणा की गई, जिसमें 11 गैर ओपेक तेल उत्पादक देशों ने 13 ओपेक सदस्य देशों के साथ मिलकर वैश्विक तेल कीमतों में तेजी लाने के लिए 18 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती करने का फैसला किया। हालांकि ईरान को इस कटौती से न सिर्फ छूट दी गई, बल्कि दिसंबर 2016 में प्रतिदिन 3.797 मिलियन बैरल उत्पादन करने की अनुमति भी दी गई। प्राइसेस ऊपर रही गए और वो इस वजह से क्योंकि इन्वेंटरीज थी। अब जब इन्वेंटरीज उन्होंने, जिनके पास इन्वेंटरी थी, वो अपना मार्केट में अपना सप्लाई डालने लगे। अब ऐसा लगा, तो इन लोगों को लगा, जो प्रोड्यूसर हैं उनको लगा कि अगर हम कुछ महीने और अपना प्रोडक्शन कट रखें तो इन्वेंटरी कम हो जाएगी और मार्केट में एक बैलेंस आ जाएगा। ये इसके पीछे उन्होंने एक कोशिश की है फिर से। इससे पहले नवंबर 2014 में ओपेक ने पंप एट विल पॉलिसी अपनाई, जिसके कारण कीमतों में अच्छी खासी गिरावट आई थी। ओपेक दुनिया के कच्चे तेल का लगभग 40% आपूर्ति करता है। माना गया कि उस वक्त ओपेक ने यह कदम अमेरिकी शेल उत्पादकों को ध्यान में रखकर उठाया। इसके चलते तेल $110 से 10 साल के निचले स्तर यानी $30 पर आ गया। ओपेक देशों का मुख्य निर्यात ही कच्चा तेल है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका मूल्य सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था पर असर डालता है। साल 1998 में जब तेल कीमतें $10 प्रति बैरल से नीचे आ गई तो ओपेक देशों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई। से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ाने को लेकर ओपेक देश लगातार कोशिश करते रहते हैं। इस तरह इस बार की बैठक में भी तेल की वैश्विक कीमतों को बढ़ाने के लिए नए कदम उठाने का दबाव बढ़ गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ओपेक देशों से अपनी ऊर्जा जरूरतों का 80 से ज्यादा फीसदी तेल आयात करता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। भारत की ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं, लिहाजा भारत ने ओपेक देशों से तेल कीमतों में रियायत की मांग की। ओपेक और गैर ओपेक देशों की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की ओर से पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हिस्सा लिया। भारत ने तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक से अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्यादा रियायत की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को लेकर नई तरह की अनिश्चितताओं के बीच भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करने की प्रतिबद्धता जताई है। वियना बैठक में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत को सस्ती कीमतों पर तेल देने से ओपेक देशों को ही फायदा होगा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत की विशाल आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत सस्ती दर पर तेल खरीदेगा तो वो अपनी दूसरी सामाजिक आर्थिक जरूरतों को तेजी से पूरा कर पाएगा। इससे भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग बढ़ेगी। भारत ने कहा कि देश उन गिनी चुनी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है जहां कच्चे तेल की मांग तेज है। धर्मेंद्र प्रधान ने भारत में गैर पारंपरिक ऊर्जा तेजी से बढ़ने का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर कच्चे तेल की कीमतों में नरमी नहीं आई तो गैर पारंपरिक ऊर्जा का प्रचलन और बढ़ेगा। प्रधान ने कहा कि बीते 3 सालों में सौर ऊर्जा की कीमतों में 4 सेंट यानी करीब ₹2 प्रति यूनिट की कमी आई है, लिहाजा इसकी मांग धीरे धीरे बढ़ रही है। इस साल और अगले साल कोई ऐसे इम्कानात नहीं हैं कि $60 से आगे प्राइसेस जाएंगे। तो इंडिया के लिए ये अच्छा मौका है। इस टाइम हम अपना नेशनल डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जल्दी से हमको वो इनिशिएट करना चाहिए और आगे ले जाना चाहिए, क्योंकि मालूम नहीं 10 साल बाद
क्या सिनारियो होगा 10 साल बाद जब अमेरिका का तेल कम हो जाएगा और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ जाएगी अलग अलग देशों में, तो डिमांड तो बढ़ेगा ही, और वो जब डिमांड बढ़ना शुरू होगा तो जाहिर है कि प्राइसेस बढ़ेंगे उस टाइम। धर्मेंद्र प्रधान ने वियना में ओपेक मुख्यालय में भारत और ओपेक देशों के बीच हुई बैठक को संबोधित किया। प्रधान ने भारत की तेल रिफाइनरी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ ओपेक के महासचिव और दूसरे अधिकारियों के साथ अलग से बैठक भी की। प्रधान ने एशियाई प्रीमियम का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि भारत ओपेक देशों के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है, लेकिन अभी भी उससे एशियाई प्रीमियम वसूला जाता है। इससे भारत को क्रूड के लिए ज्यादा कीमत देनी पड़ती है, जबकि सबसे बड़े और स्थायी खरीदार के तौर पर ओपेक देशों को भारत को छूट देनी चाहिए। भारत अपनी जरूरत का 86% क्रूड, 70% प्राकृतिक गैस और 95% एलपीजी ओपेक देशों से आयात करता है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भी है, लिहाजा ओपेक देशों को भारत के लिए विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। इसका फायदा दोनों तरफ होगा। अगर तेल के दाम बढ़ जाते तो हमारी अर्थव्यवस्था पे असर पड़ता। तो इससे, क्योंकि अगर अब लग रहा है कि बल्कि 5% के करीब कम हो गए, तो अगर नहीं बढ़ते हैं, इसके आसपास रहते हैं, तो हमारी अर्थव्यवस्था एक संतुलित जो बनी हुई है, पिछले 2-3 साल में जो तरक्की हो रही है, हम देख रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी दुनिया की सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। स्थिर सरकार है जो फोकस कर रही है डेवलपमेंट के ऊपर। तो वो सब प्रगति जो हो रही है देश में, वो प्रगति की रफ्तार जो है वो बनी रहेगी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस वक्त भारत की रिफाइनिंग क्षमता 46 लाख बैरल प्रतिदिन है, जिसे 2023 तक 62 लाख बैरल प्रतिदिन करने पर काम किया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के साथ पहली बार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एसआर ऑयल सहित निजी क्षेत्र के सभी भारतीय रिफाइनरियों के प्रतिनिधि मौजूद थे। ओपेक ने भी खुद स्वीकार किया है कि भारत चीन के बाद 2017 में वैश्विक ऑयल की मांग वाले प्रमुख देशों में से एक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया में मुट्ठी भर ऐसे देश हैं जो अपनी जरूरतों से ज्यादा तेल का उत्पादन करते हैं। इन्हीं देशों के भंडार पर पूरी दुनिया निर्भर करती है। दुनिया के चोटी के 10 देशों में 66% तेल का उत्पादन होता है। लेकिन मौजूदा दौर में बिना तेल के किसी भी देश की अर्थव्यवस्था नहीं चल पाएगी। यही वजह है कि तेल के चक्कर में कई इलाकों में न सिर्फ आर्थिक समझौते बल्कि युद्ध तक की नौबत आ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तेल का योगदान अब किसी से छुपा नहीं है। दो मुल्कों के बीच दोस्ताना रिश्तों से लेकर युद्ध तक की नौबत तेल के चलते पैदा हुई। पश्चिम एशिया के जिन मुल्कों में तेल और गैस के बड़े भंडार हैं, उनमें अमेरिका और यूरोपीय देशों ने या तो दोस्ती गांठ ली या फिर वो तमाम देश आंतरिक युद्ध की चपेट में हैं। ऐसा माना जाता है कि इस अशांति के पीछे तेल का बहुत बड़ा खेल है। आने वाले दिनों में तेल की खातिर अंतर्राष्ट्रीय उठापटक और तेज होने की आशंका जताई जा रही है। इसके पीछे कई वजह हैं। भारत जैसे देश अपनी ज़रूरतों के लिए विदेश पर निर्भर हैं। लिहाजा अगर एक बार तेल की कीमत उछली तो समूची अर्थव्यवस्था में भूचाल आ जाता है। इन देशों की अर्थव्यवस्था की कुंजी काफ़ी हद तक तेल के खजाने में बंद रहती है। कुछ कंट्रीज जैसे वेनेजुएला है, वहाँ पर तो बहुत आर्थिक संकट बहुत गहरा संकट हो गया तेल के दाम गिरने के बाद। तो इस तरह की स्थिति ना हो, वो चाहते हैं। रशिया में भी कुछ उनके पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, जिससे सऊदी अरमको का कुछ वो लिस्टिंग करनी है। रशिया में चुनाव वगैरह का भी कुछ है। तो इन सब कारणों से वो चाहते हैं कि अभी तेल के दाम ना गिरें, तो इसको बैठ के आपस में सहमति बना लें, ताकि ये कट जो उन्होंने डिसाइड किए थे, इसको और 9 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया जाए। मामला सिर्फ भारत का ही नहीं है, बल्कि दुनिया के तमाम मुल्क तेल तक अपनी आसान पहुंच बनाने में जुटे हैं, चाहे वो खुद भंडार खोजें या फिर दूसरे देशों से आयात करें। और ये कहानी कोई आज की नहीं है। पहले विश्व युद्ध के बाद तेल की अहमियत पूरी दुनिया में स्वीकार की गई। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका के जितने सहयोगी देश थे, उनकी जरूरतों का 80% तेल अमेरिका वहन कर रहा था। लेकिन हालात बदले और 1960 के दशक में तेल उत्पादक देशों ने कीमत तय करने के लिए ओपेक की स्थापना की। इन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आने के लिए एक ही डोर आपस में बांधती थी
और वो डोर थी तेल। हालांकि बाद के दिनों में ओपेक देशों से कई देशों ने दोस्ती कर ली और इस आधार पर ओपेक पर भी प्रभाव डालना शुरू किया। जो अहमियत पहले थी ओपेक की वो अब कम हो गई है, क्योंकि नॉन ओपेक मेंबर्स भी अब काफ़ी प्रोडक्शन कर रहे हैं। जाहिर है नंबर 1 रशिया इज़ अ मेजर प्रोड्यूसर, यूनाइटेड स्टेट्स भी अब प्रोड्यूसर का है, मेक्सिको इज़ अ मेजर प्रोड्यूसर। तो कई मेजर प्रोड्यूसर मेंबर नहीं हैं, तो इस वजह से उसकी अहमियत जो पहले थी वो अब नहीं रही, और उनकी जो पहले ताकत थी प्राइस, ग्लोबल प्राइस फिक्स करने की, वो ताकत अब उनके पास नहीं है। इस वजह से वो नॉन ओपेक मेंबर से भी कोऑर्डिनेशन की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, लेकिन फिर भी वो भारत की तरह 50% तेल आयात करता है। लिहाजा पश्चिम एशियाई देशों के साथ तेल के आधार पर उसकी दोस्ती बनती और बिगड़ती है। ऐसा माना जाता है कि दोनों खाड़ी युद्ध के पीछे तेल ही सबसे बड़ा कारण था। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर जब पश्चिमी देशों ने पाबंदी लगाई तो ईरान ने अमेरिका और यूरोपीय संघ को तेल निर्यात करना बंद कर दिया। उस वक्त ईरान ने तेल को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। जाहिर है कि इससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई, लेकिन बाद के दिनों में जैसे ही ईरान के साथ पश्चिमी देशों के व्यापारिक संबंध बहाल हुए तो तेल की कीमत में अचानक कमी आई। फिलहाल भारत और चीन सहित कई देश तेल उत्पादक देशों के साथ संबंध मजबूत करने में लगे हैं। जो विश्व की अर्थव्यवस्था को एक ऑयल कंट्रोल करता था, उसका रोल थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, और ठीक भी है कि एक ही चीज़ के दाम के ऊपर कि विश्व में कहीं कुछ हुआ तो तेल के दाम ऊपर हो गए या नीचे हो गए, इतनी वॉलेटिलिटी थी, वो वॉलेटिलिटी कम हो गई है। आपने देखा पिछले 2-3 साल में इसके और रिन्यूएबल्स और दूसरी एनर्जी सोर्सेज, शेल ऑयल वगैरह जैसे जैसे बढ़ रहा है या दूसरे और स्रोत बढ़ेंगे तो उससे और भूमिका इसकी कम हो जाएगी। तो विश्व की अर्थव्यवस्था में एक डाइवर्सिफाइड एनर्जी बास्केट जिसको बोलते हैं, वो डेवलप होने से फायदा होगा। तेल आजकल की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की धुरी बना हुआ है। पश्चिम एशिया और अफ्रीका के कई मुल्कों में फैली अशांति के पीछे जानकार तेल को प्रमुख वजह मानते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पश्चिमी देशों ने मध्य पूर्व के मुल्कों में तेल हड़पने के लिए अशांति को बढ़ावा दिया। फिलहाल तेल उत्पादक देशों ने ओपेक संगठन के जरिए इसकी कीमत को निर्धारित करने के अलावा तेल को अपने बाजार के मुताबिक ढालने की कोशिश की है। मोहम्मद फातिह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब तेल की अहमियत बढ़ी तो तेल उत्पादक देशों ने एक संगठन बनाकर तेल से संबंधित नीतियों को नियंत्रित करने की ठानी। 50 के दशकों से ही कोशिशें शुरू हो गई थी और आखिरकार 1960 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक बनकर तैयार हुआ। जाते जाते आपको दिखाते हैं ओपेक के बारे में यह खास रिपोर्ट। नमस्कार। प्राकृतिक संसाधनों राष्ट्र के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1960 में ओपेक की स्थापना हुई। शुरुआत में 5 देशों ने इराक की राजधानी बगदाद में इसकी स्थापना की। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला इसके संस्थापक सदस्य हैं। इसके बाद 1961 में कतर, 1962 में लीबिया, 1967 में संयुक्त अरब अमीरात, 1969 में अल्जीरिया, 1971 में नाइजीरिया, 1973 में इक्वेडोर, 1975 में गैबन और 2007 में अंगोला इसके सदस्य बने। इक्वेडोर और गैबन बीच में इस संगठन से दूर भी रहे। पहले इंडोनेशिया भी इसका सदस्य था, लेकिन पहली बार 2008 में वो इससे अलग हुआ और बाद में 2016 में उसने फिर से ओपेक से खुद को दूर कर लिया। इंडोनेशिया ओपेक की इस अपील को न मानते हुए इससे बाहर आया, जिसमें ओपेक ने हर सदस्य देश से तेल उत्पादन में 5% की कटौती के लिए कहा था। कुल मिलाकर इस वक्त दुनिया के 13 मुल्क ओपेक के सदस्य हैं। पहले ओपेक कंट्रीज़ काफ़ी डिक्टेट कर पाती थी, बिकॉज सारी अर्थव्यवस्था इनके ओपेक कंट्रीज़ के तेल के प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करती थी काफ़ी हद तक पूरे विश्व की। लेकिन अब जो नए तकनीक डेवलप हुए, जो शेल ऑयल रेवोल्यूशन हुआ है अमेरिका में,
अमेरिका सबसे बड़ा इंपोर्टर था ऑयल का, ओपेक कंट्रीज से भी लेता था। अब उसने अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दी है शेल ऑयल की। अब जब इधर से अगर ये दाम बढ़ाएंगे तो वो प्रोडक्शन बढ़ा लेंगे, तो उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है। तो अभी इनकी उतनी भूमिका जो विश्व के तेल दामों को कंट्रोल करने की है या गैस के दामों, उतना नहीं रहा है। ओपेक देश दुनिया में सबसे ज्यादा तेल उत्पादन करने वाले मुल्कों में शुमार है। ओपेक के 13 देश दुनिया का 42% तेल उत्पादन करते हैं, जबकि इन मुल्कों में कुल तेल भंडार का 73% हिस्सा है। जाहिर है तेल बाजार पर इन देशों का दबदबा है और यही वजह है कि ओपेक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमत निर्धारित करने से लेकर बाजार के चरित्र को बनाने बिगाड़ने की अहम भूमिका में है। ओपेक के बनने के बाद से तेल बाजार पर अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दबदबा खत्म हो गया। ओपेक सिर्फ 40% प्रोडक्शन कंट्रोल करता है, तो उनको नॉन ओपेक मेंबर से भी बातचीत करनी पड़ी और इसमें उन्होंने रशिया को भी अपने साथ ले लिया। तो पिछले साल नवंबर में उन्होंने ये तय किया कि हम 1.8 मिलियन बैरल्स पर डे अपना प्रोडक्शन घटाएंगे और ये 6 महीने के लिए होगा, यानी कि जनवरी से लेके जून तक होगा। अब उसका क्या हुआ कि जो प्राइसेस गिर रहे थे वो अब थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लगे। ओपेक सचिवालय फैसला लेने वाली सबसे बड़ी इकाई है, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। यहीं ओपेक का मुख्यालय भी है। शुरुआत में यानी 1961 में सचिवालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में बनाया गया था, लेकिन 1 सितंबर 1965 को सचिवालय को वियना लाया गया। 1970 के दशक में ओपेक के सदस्य देशों ने तेल के वैश्विक बाजार पर दबदबा कायम किया, लेकिन 1980 के दशक में मध्य पूर्व में राजनीतिक अस्थिरता के चलते तेल की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखा गया। पर 1990 के दशक में इस पर नियंत्रण और ज्यादा बढ़ा और पहले के मुकाबले ओपेक देशों ने इसे अपने कब्जे में किया। 2000 के दशक में जब वैश्विक आर्थिक मंदी आई तो तेल बाजार में ओपेक की भूमिका और बढ़ गई। 2010 के दशक में मध्य पूर्व में राजनीतिक अस्थिरता के चलते एक बार फिर तेल की कीमत औंधे मुंह गिरी, तो ओपेक देशों ने इस पर फिर से नियंत्रण करने की सोची और उसके बाद से ओपेक देशों ने इस दिशा में लगातार कोशिश की और उसी कोशिश की कड़ी में ओपेक ने कई बैठकें की। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।